Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम है क्या, इसको जानना है सबसे पहले। तो जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव से ही, इस वर्ड से ही पता चलता है कि यहाँ पर लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग के बारे में बात किया जा रहा है। जैव प्रक्रम को जानने के पहले सबसे पहले हम लोग जाने लिविंग नॉन लिविंग है क्या। तो ये आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसमें भी देख लें। लिविंग, जब हम देखते हैं किसी जीव को दौड़ते हुए, दौड़ रहा हो या सांस ले रहा हो या जुगाली कर रहा हो, उसमें वृद्धि हो रही है, तो कहते हैं कि वो लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग आप जो इर्द गिर्द देखते हैं, पहाड़, पत्थर, नदियाँ, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, इसमें कोई आणविक गतियाँ नहीं होती। लेकिन लिविंग बीइंग्स में आणविक गतियाँ होती हैं, और यही आणविक गतियों के कारण ही हम सूक्ष्मता से उनकी बारीकी, उनकी वृद्धि के बारे में हम नहीं देख पाते हैं जब तक आणविक गतियों के बारे में नहीं जाने। एक बीज है, एक बीज को आपने बोया और बीज धीरे 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 बड़ा होकर के समय के साथ साथ वह बदलता गया और एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। कोई भी जीव है, सांस लेता है, तो सांस लेने की प्रक्रिया जब हो रही होती है तो उसके शरीर में जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि यह जीवित है। एक पत्थर को हम रखे हुए देखते हैं तो वो सांस नहीं लेता, लेकिन कोई जीव है तो वह सांस ले रहा है। तो जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम वह विधि है जिसके द्वारा सजीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण करने का मतलब कि मेंटेनेंस का कार्य होता है, उसका रखरखाव। जैव प्रक्रम वह विधि है जिसके द्वारा सजीवों का रखरखाव होता है। तो यह सजीवों का यह रखरखाव जो है, अब हम लोगों ने एक कोशिकीय जीवों के बारे में भी पढ़ा है और बहुकोशिकीयों के बारे में भी पढ़ा है। एक कोशिकीय जीव में क्या था कि जो भी कार्य था, सारा कार्य का संपादन एक ही कोशिका से होता था। अब एक ही कोशिका में, इसमें हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ये हमारा क्या है, कोशिका झिल्ली है, ये हमारा केंद्रक झिल्ली है, ये हमारा कोशिका द्रव्य है, अंदर में हमारा यहाँ जीव द्रव्य होता था। तो जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म कहा गया है, प्रोटोप्लाज्म, तो कोशिका जो है, सेल, ये कोई भी सजीव की सूक्ष्मतम इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई है। और इसी सूक्ष्मतम इकाई में हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म, जिसका नाम है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कहने का मतलब क्या, वो जीव है, सजीव है, लिविंग थिंग्स है, और उसी में हमारे जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, वैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये जो होते हैं, ये इसी में होते हैं, इसी सेल में होते हैं। और ये हमारा प्रोटोप्लाज्म ही, इसी में सारे सजीवों के गुण जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं, यानी उसमें उपस्थित होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर हम एक कोशिकीय को देख रहे हैं। तो एक कोशिकीय में क्या था कि सारा वर्क जो है, डाइजेशन यानी पाचन, न्यूट्रिशन, पोषण, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, सर्कुलेशन या परिवहन या वहन, ये सारे कार्य जो हैं सिंगल सेल से होता है, एक कोशिकीय में, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है। एक ही कोशिका से सारा कार्य का संपादन होता है।
लेकिन जो ही हम बहुकोशिकीय की बात करते हैं तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी कार्य का बंटवारा है। अब कार्य का बंटवारा ऐसे है, हम लोग जानते हैं कि कोशिका से मिलकर के, कोशिकाओं के समूह से टिश्यू यानी कोशिकाओं से उत्तक और उत्तक से अंग और अंग से अंगतंत्र का निर्माण हो रहा है और बहुत सारे अंगतंत्र मिलकर के ये अंगतंत्र एक सजीव का निर्माण हो रहा है। एक कोशिकीय में यह तो था, संभव था कि यह एक कोशिकीय जीव है, यह वातावरण से ऑक्सीजन ले रहा है, फूड को ले रहा है, इसको वहीं पर वो एक्सक्रीट भी कर देगा, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा हो जा रहा था। लेकिन ये जो हमारा मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारा सिस्टम है। ये सिस्टम में सारा हमारा जो लंग्स, अगर हम ले बात श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो श्वसन में हमारा लंग्स जो है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होने से वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर किया गया और इन सारे सिस्टम, सारे वर्क को करने के लिए सारे सिस्टम्स हैं। तो इन सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे और इस सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, पोषण का, न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखेंगे सजीव है तो सजीव में हमारा क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, पोषण हो रहा है, परिवहन हो रहा है, ताकि ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ी क्यों। अब सजीव को उसके आंतरिक सजीव प्रक्रियाओं के लिए जो जैविक क्रियाएं हैं, जो जैविक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के लिए हमें पोषण की जरूरत है, क्योंकि पोषण से हमें ऊर्जा मिलेगी। जब पोषण मिलेगा तो इस भोजन का पाचन होगा, अब पाचन होगा तो सारे पोषक तत्व जो हैं वो हमारे लिए उपयोगी ही नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो अवशिष्ट पदार्थ लेंगे। जो हम लोग भोजन लेंगे उसमें से कुछ न कुछ उत्पाद के रूप में अवशिष्ट पदार्थ बनेगा। अब इस अवशिष्ट पदार्थ का हमको शरीर से बाहर निकालना है तो उसके लिए उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता है। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं या जो हमारा भोजन, जो हमारा पोषक तत्व है मैंने लिया, उस पोषक तत्व को, ये ऊर्जा तो यही देगा पोषक तत्व, ये हमें जाना कहाँ चाहिए, हमें रक्त में जाना चाहिए। तो रक्त में ले जाने के लिए हमें परिवहन तंत्र की आवश्यकता होगी। तो इन सारी चीजों को हमको इसमें देखना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखें पोषण को। कोई भी सजीव है, उस सजीव को उसकी जैविक क्रियाओं के लिए उसी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा हमें कहाँ मिलेगा, भोजन से प्राप्त होगी। तो भोजन का अंतर्ग्रहण ही पोषण है। भोजन से प्राप्त होगी ऊर्जा, हमें कहाँ से प्राप्त होगी, भोजन से प्राप्त होगी। और भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण ही यानी इंजेशन ही हमारा क्या है, पोषण है। तो पोषण को यहां पर हम लोग सबसे पहले देखें। पोषण दो प्रकार का है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण परपोषण के बारे में हम लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा है। जितने हरे पौधे हैं, शैवाल, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, तो ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्व का अर्थ ही होता है, स्व मीन्स अपना, अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं।
तो स्वयं ये बनाते कहाँ से हैं? अब इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। परपोषण को देखें। परपोषण या परपोषी जीव, परपोषी हम लोग क्या मनुष्य परपोषी यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंडेंट होते हैं किस पर? स्वपोषी पर, स्वपोषी पर निर्भर करते हैं। जो हम लोग भोजन ले रहे हैं, चावल दाल गेहूँ आटा जो भी हम लोग ले रहे हैं, वो कोई ना कोई पौधा से ही प्राप्त हुआ है। मनुष्य, बाकी जितने जीव हैं, कवक है, ये सब परपोषी के उदाहरण हैं। परपोषी जो है वो प्रत्यक्ष अपरोक्ष किसी भी रूप से वो डिपेंडेंट है किस पर? स्वपोषी पर। अब हम लोग देखें स्वपोषी में क्या है। जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन। अब देखिए स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि ये अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं जो सरल है, उससे वो सरल से जटिल में बदलता है। और परपोषी क्या करते हैं? जटिल से सरल में बदलता है। तो जटिल से सरल में बदलने के लिए उसे जैव उत्प्रेरक की जरूरत होती है, जिसको हम एंजाइम कहते हैं। जो जटिल अणु बन रहे हैं, इससे यहाँ पर ये हमारा प्लांट क्या किया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिया, एटमॉस्फेयर से लिया और ये बनाया हमारा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस मैंने नहीं किया है। तो ये सरल से जटिल बनाया और ये जो जटिल है, इसी जटिल को हम लोग ले रहे हैं। इस जटिल को तोड़ने के लिए हमें जैव उत्प्रेरक की जरूरत है और इस जैव उत्प्रेरक को हम एंजाइम कहते हैं। हम लोग देखें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण यह जो किसमें होता है? स्वपोषी में होता है। तो स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तो ये क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, रूट्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, बना क्या रहा है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, और ये हमारा ऑक्सीजन हमें मिल रहा है जो रिलीज कर रहा है वो। तो यहाँ पर है किसके किसके प्रेजेंस में? कंडीशन हमारा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होने वाला यह जो उत्पाद बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, ये पौधों को भी ऊर्जा दे रहा है, प्लस में संचित करके भी रख रहा है। और संचित करके किस रूप में रख रहा है? मंड के रूप में। और हम लोग क्या संचित करके रखते हैं? हम लोग जो भोजन करते हैं वो स्टोर्ड फूड मटेरियल हमारा ग्लाइकोजन के रूप में है, और कोई पौधे मंड के रूप में रखते हैं, लेकिन है क्या? वही कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में 3 क्रियाएं होती हैं, 3 घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो ये पत्तियां जो हैं उसमें जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, तो ये प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। दूसरा है प्रोसेस की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जो सनलाइट से जो एनर्जी मिल रहा है, इसे वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गया। और एक साथ में प्रोसेस किया, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है इसको क्या कर रहा है? वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट कर दे रहा है, अपघटित कर दे रहा है, उसे तोड़ दे रहा है, अलग कर दे रहा है, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन रिलीज करके मिल रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये 3 क्रियाएं हो रही हैं, और ये 3 क्रियाएं ऐसा नहीं है कि क्रमबद्ध तरीके से हो, ऐसा नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। से जो जेरोफाइट्स हैं, मरुद्भिद पौधे हैं, वो क्या करते हैं? रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कभी भी हो सकता है। अब लोग देखते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, स्वपोषी पोषण होता है उसमें। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक घटक हैं क्या क्या? ये हम लोगों ने देखा क्लोरोफिल होना ही चाहिए। क्लोरोफिल जो पत्तियों में होती है, और ये किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, कोशिका अंगक है इसका। सूर्य का प्रकाश नेचर से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, ये नेचर की है, ये भी नेचर का है। H2O वाटर जो रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है।
बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये हमारे सब सॉइल में है, उससे ले रहा है। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट तो डायरेक्टली लेता नहीं, उसे जो हमारे बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसको कहा जाता है, वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में से कन्वर्ट करके देता है, जिससे हमारे प्रोटीनियस सब्सटेंस बनते हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक्टिविटी 6.1 में हम लोग देखें, उसमें बता रहा कि एक पौधा लिया, सबलित पौधा कहने का मतलब वो उसमें क्लोरोफिल है, उसको हमने 2-3 दिन उसे अंधेरे कमरे में रखा, फिर उसे 6 घंटे तक धूप में रखा। धूप में रखने के बाद उसकी पत्ती को हमने उबालने के बाद अब उसमें बता रहा कि अल्कोहल में हमने उबाल दिया, ट्रेस कर लिया, पेपर में देखा कि कहाँ कहाँ क्लोरोफिल हरा रंग है। तो जब से अल्कोहल में हम डालेंगे तो क्या होगा, क्लोरोफिल उसमें घुल जाएगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। जब फिर से उसे हम किसमें कहते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दें, आयोडीन सॉल्यूशन में डालने से क्या होगा, उसको फिर हम वॉश कर लेते हैं तो ये हमारा रंग उसका नीला काला हो जाता है, ब्राउनिश ब्लैक हो जाता है। इससे पता चलता है कि वहाँ पर स्टार्च था, जहाँ पर स्टार्च था, जहाँ पर मंड था, हमने उसे इसलिए रखा, उसे हमने अंधेरे कमरे में इसलिए रखा ताकि इसका मंड प्रयुक्त हो जाए। और मंड जब खत्म हो जाए फिर 6 घंटे में जो फॉर्म किया, 6 घंटे में जो मंड बना, उसको हमने उबाल करके पत्ती को नॉर्मल किया और क्या किया, अल्कोहल में उबाला। डायरेक्ट अल्कोहल में उबालना नहीं है, वाटर को हीट करना, उसमें अल्कोहल में एक अलग बीकर में उसे डाल कर उबालना है। और इससे हम क्या देखते हैं कि इसका रंग जो है नीला काला हो जाता है। इससे ही पता चलता है कि वहाँ पर स्टार्च था। तो ये हमारे लिए आवश्यक है, यानी बिना क्लोरोफिल का यह संभव नहीं है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो। अब हम दूसरे एक एक्टिविटी देखते हैं 6.2। उसमें 2 बेल जार लिया हुआ है और उसमें प्लांट को रखा हुआ है, और एक में क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है और दूसरे में नहीं है। एक पौधा यहाँ पर है, इसको बेल जार से इतना है, एक पौधा यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, इसको सील कर दिया। एक्टिविटी आप पढ़ सकते हैं, बुक में आप देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ सब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल रहा है प्लांट को, तो यहाँ पर मंड का फॉर्मेशन क्या होगा, अच्छा से होगा। यहाँ पर मंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ के पत्तियों और यहाँ की पत्तियों में अंतर दिखेगा। तो ये हम इस आधार पर कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में पार्टिसिपेंट है, भाग लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है स्टोमेटा के बारे में, रंध्र कोशिकाओं के बारे में। अब ये रंध्र जो है, रंध्र कोशिकाएं जो है, इनका काम क्या है, फूलना और लगना है। ये पेड़ पौधों की पत्तियों में होती हैं, तनों में होती हैं और जड़ में भी होती हैं। इसके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का जो है इन और आउट इसी के द्वारा होता है। जब इसे जरूरत नहीं होता है तो ये इसे बंद कर लेता है, ये बंद हो जाता है, ये चिपक जाता है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। जब इसमें वाटर, जब इसमें भर जाता है तो ये फूल जाता है। खुलता है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब फूल जाता है तो ये ऐसे खुल जाता है, और फिर जब इससे वाटर निकल जाते हैं तो फिर ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है तो ये बंद हो जाता है। ये हमारा रंध्र। ये रंध्र का जो खुलना और बंद होना है, तो ये डिपेंड करता है द्वार कोशिकाओं के द्वारा। ये द्वार कोशिकाएं, ये जब खुल जाती हैं तो खुल जाता है, और जब ये सिकुड़ जाती हैं, यानी जब इसमें जल की मात्रा नहीं होती तो ये सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है तो ये बंद हो जाता है। इसके द्वारा बहुत ज़्यादा जल की हानि भी होती है, और जब इसे जरूरत नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने की जरूरत नहीं होती, तो ये बंद कर लेता है। विषम कोशिक क्वेश्चन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।